नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 25 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। जल्द ही झिंगुरों की चींची उनकी प्रजातियों का बन सकती है आई कार्ड। भारत के 46वें दिन कोरोना के दैनिक मामलों की तुलना में प्रतिदिन ठीक होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से होने वाले हवाई परिवहन पर 50% सब्सिडी की सुविधा प्रदान की। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत सब्सिडी। अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वयं निधि योजना के अंतर्गत 25 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक आवेदनों को अभी तक मंजूरी दी गई है और लगभग 5.35 लाख ऋण वितरित किए गए हैं। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन यानी केएमएस 2020-21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है। 14 नवंबर 2020 तक कुल 279,56,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद के साथ खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से जारी है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 230,52,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी, यानी इस बार धान की खरीद में 21.27% से अधिक की वृद्धि हुई है। 279,56,000 मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 194,63,000 मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 69.62% है। कुल 52,781 करोड़ 42 लाख रुपए एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 24,02,000 किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। इसके अलावा राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना यानी पीएसएस के तहत 45,10,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए खोपरे यानी 12मासी फसल की 1,23,000 मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और खोपरे के लिए भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके। 14 नवंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 315 करोड़ 63 लाख रुपए की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 58,602.68 मीट्रिक टन की खरीद की, जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 33,959 किसान लाभान्वित हुए। पिछले वर्ष की इसी अवधि में 33,976.48 मीट्रिक टन की खरीद हुई थी, यानी इस बार दलहन और तिलहन की खरीद में 72.48% की वृद्धि हुई है। इसी तरह 14 नवंबर 2020 तक कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 52 करोड़ 40 लाख रुपए एमएसपी मूल्य वाली 5,089 मीट्रिक टन खोपरे यानी 12 मासी फसल की खरीद की गई।
जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन खोपरे की खरीद हुई थी। खोपरे और उड़द के संदर्भ में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल, दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में एमएसपी के तहत बीज, कपास की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। 14 नवंबर 2020 तक 14,65,847 कपास की गांठें खरीदी गई, जिनका मूल्य 4,187 करोड़ 5 लाख रुपए है, जिससे 2,86,547 किसान लाभान्वित हुए हैं। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। केंद्र श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पर मसौदा अधिनियम को 13 नवंबर 2020 को अधिसूचित किया। इसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव है तो उन्हें आमंत्रित किया। अगर किसी को कोई आपत्ति है या कोई इस मसौदे पर अपने सुझाव देना चाहता है तो अधिनियम मसौदा की अधिसूचना के 45 दिन के भीतर उसे भेज सकता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत संशोधित प्रावधान भवन निर्माण में लगे मजदूर, असंगठित क्षेत्र के कामगारों, टमटम कर्मी और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों में बदलाव होगा, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ग्रेजुटी तथा मातृत्व लाभ से जुड़े बदलाव शामिल है। मसौदा नियम असंगठित क्षेत्र, टमटम कर्मी और प्लेटफॉर्म कामगारों को केंद्र सरकार के पोर्टल पर आधार की मदद से स्वतः पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ऐसे पोर्टल को विकसित किए जाने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं। इस अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा के प्रस्तावित लाभ प्राप्त करने के लिए असंगठित क्षेत्र या टमटम कर्मी या प्लेटफॉर्म कामगारों को चिन्हित योजना के विवरण के साथ पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। ये अधिनियम अन्य निर्माण कामगारों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार या राज्य कल्याण बोर्ड की चिन्हित वेबसाइट पर आधारित पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इन बदलावों के चलते भवन निर्माण में लगे मजदूर अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो उन्हें सामाजिक सुरक्षा के सभी लाभ जिस राज्य में वो काम कर रहे हैं वहां पर प्राप्त होगा और ऐसे कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी उस राज्य के भवन निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड की होगी। इन नियमों में ऐसे मजदूरों के लिए भी ग्रेजुटी के प्रावधान किए गए हैं जिन्हें निर्धारित अवधि के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देश में हो रहे कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे और इसके लिए 3 नए कानून बनाए गए हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं विस्तार से। कृषि में कई अहम सुधार करने के लिए सरकार ने उपज बिक्री की व्यवस्था में कई जरूरी बदलाव किए हैं। इस दिशा में सरकार ने कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 लागू किया है। इस अधिनियम के लागू हो जाने से अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यवसायिक कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यवसायिक समझौता कर सकेंगे। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधन या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी।
अधिनियम के लागू हो जाने से अब पैदावार के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। वहीं किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा, यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। जाहिर है कि कृषि में हुए इन सुधारों से किसान काफी फायदे में रहेंगे। इसमें से एक कानून है कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020। इस कानून के बनने से एक ऐसी कानूनी व्यवस्था लागू होगी जिसमें किसान को अपनी उपज, जो उसका उत्पाद है, उसको बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। वो उत्पाद वो किसे बेचे, कब बेचे, कितने दाम पे बेचे, ये इसको निर्धारण करने की किसान को उसको चॉइस मिलेगी और इससे वह अपने उत्पाद का राज्य के अंदर या अंतर्राज्यीय व्यापार कर सकेगा। इसी के साथ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और आइए अब देखते हैं किसान की सफलता की गाथा। बीज माता के नाम से मशहूर महाराष्ट्र की राहीबाई सोमा पोपेरे को देसी बीजों के संरक्षण के लिए पद्मश्री मिल रहा है। जिला कुंभालने के अंबेडकर नगर की रहने वाली राहीबाई ने अपने कच्चे घर में बीज बैंक बना रखा है। उनके पास दाल, मोटे अनाज और तिलहन के पुराने देसी बीजों के भंडार हैं। वो संस्थाओं की मदद से इसे किसानों को देती हैं। कुंभालने जिले की गिनती महाराष्ट्र के अति पिछड़े जिलों में होती है। राहीबाई यहाँ के किसानों को बिना किसी रसायन के प्रयोग की खेती सिखाती हैं और उन्हें पुराने बीजों से होने वाले फायदों के बारे में बताती हैं। उनका मानना है कि देसी बीजों से ही किसानों का भला हो सकता है, क्योंकि इसके लिए बस हवा और पानी की जरूरत होती है। वो अभी 35,000 किसानों के साथ काम करती हैं और इनके सहेजे गए बीजों में 32 फसलों की खेती हो रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में उन्होंने बताया कि 20 साल पहले जब उन्होंने पुराने बीजों को सहेजना शुरू किया था, तब उनके घर वाले उनके ऊपर हंस रहे थे, लेकिन उन्होंने घर में मना कर दिया था कि बाजारों में मिलने वाले हाइब्रिड बीज से वो खेती नहीं करेंगे और न ही उस फसल को खाएंगे। वो आगे कहती हैं कि 12 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। वो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन खेती के नए तरीके सीखना चाहती थी। शुरू में सब्जियों की खेती पुराने बीजों से शुरू की। तब लोग कहते थे कि इससे कुछ पैदा नहीं होगा। पिछले साल बीबीसी ने राहीबाई को दुनिया भर में प्रेरणादायक और प्रभावशाली 100 महिलाओं की सूची में स्थान दिया था। राहीबाई पीटीआई से कहती हैं कि विश्वास करिए, हम जो इतना बीमार हो रहे हैं उसके लिए हमारा जहर युक्त खाना ही जिम्मेदार है। हम इतना उगा सकते हैं जिससे हमारा काम चल जाएगा। इसीलिए हमें खेती की पुरानी पद्धति और देसी बीजों की ओर लौटना होगा। उनके यहाँ जो लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उन्हें भी वो यही सिखाती हैं। और अब पराली प्रबंधन पर खास जानकारी के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। गेहूं और धान प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं और इनकी कटाई ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर के साथ की जाती है।
गेहूं और धान की पैदावार के साथ साथ दोनों फसलों से हर साल सैकड़ों मिलियन टन भूसा पराली पैदा होती है। गेहूं की फसल का भूसा ज्यादातर थ्रेसर या स्ट्रॉ रीपर की मदद से भूसा बना दिया जाता है, लेकिन धान के पराली के रखरखाव की समस्या आज भी वैसी ही बनी हुई है तथा किसान पराली को आग लगा देता है, जिससे वातावरण में प्रदूषण बढ़ता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य एवं जमीन को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाता है। मथुरा जनपद में लगभग 55,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में हमारे यहाँ धान की खेती होती है और उसका जो आंकड़ा हम लोगों ने विश्लेषण किया था उसमें 35,000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल ऐसा है जो मशीन से यंत्रों से कटाई होती है और 15,000 हेक्टेयर के आसपास हाथ से कटाई होती है। सामान्यतः पराली जो हमारे क्षेत्र हैं जहाँ पे धान अधिक होता है उसमें जो ब्लॉक हैं चौमुहा है, नंदगांव है, छाता है, नौझील का एरिया है और कुछ फरा का एरिया है। इन क्षेत्रों में हमारे अधिक धान की उपज होती है। जो हमारे धान की कटाई है वो आज के समय में लगभग 70 से 80% तक पूरी हो चुकी है। कुछ स्थानों पे अभी धान की कटाई होना बाकी है जो चल रहा है। सभी लोगों को एक अवेयरनेस का कार्यक्रम हम लोगों ने बहुत व्यापक स्तर पे चलाया। गांव-गांव हम लोगों ने बैठकें की, गांव-गांव कर्मचारियों की तैनाती की है, लाउड स्पीकर से प्रचार प्रसार कराए गए, गांव में स्लोगन्स लगाए गए, ग्राम प्रधानों को व्यक्तिगत रूप से मैंने 2-2 बार पत्र लिखा। तो प्रचार प्रसार इसका जितना हो सकता था उसको ग्रास रूट लेवल तक करा करके ये सुनिश्चित किया गया कि उनको ये पता चल सके कि पराली जलाने पर किस तरह से वातावरण को नुकसान होता है और उसके लाभ के बजाय क्या क्या हानियां हैं। इस तथ्यों को हम लोगों ने केवी जो हमारे किसान विज्ञान केंद्र थे उनके वैज्ञानिकों के माध्यम से किसानों तक बातों को रखना, ब्लॉकों में जागरूकता रैली करना, गाँव में पंचायतों में इन चीज़ों पे चर्चा करना, बैठा करके जिन कर्मचारियों को हम लोगों ने ड्यूटी लगाई थी उनको वहाँ पर ले जा करके अवेयर करना। मैं खुद लगभग 35-40 गाँव में शुरू में जब धान की कटाई शुरू हुई तो उन गाँव में जा कर के देखा, सीधे गाँव से किसानों से बात की। उनकी जो प्रमुख समस्या थी कि पराली धान कटने के बाद वो उसको अगर खेत में मिलाते हैं करते हैं तो उनको एक आर्थिक रूप से थोड़ा बोझ ज़्यादा पड़ता था। इस बात पे व्यापक रूप से चर्चा हुई और एक बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे उत्तर प्रदेश शासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में 51 ग्राम पंचायतों को और 5 हमारी सहकारी समितियों को अनुदान के आधार पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए गए जिससे पराली प्रबंधन में गाँव को सुविधा हो। धान की फसल की कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई के बाद समय के अभाव के कारण गेहूं की फसल की बुआई से पहले किसान धान की पुआल को आग लगा देते हैं। आग लगने से मिट्टी के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और उसकी उपजाऊ शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक अंदाजे के मुताबिक मिट्टी से धान द्वारा ली गई 25% नाइट्रोजन व फास्फोरस, 50% गंधक व 75% पोटाश फसल अवशेषों में ही रह जाती है। देखिए, ये हम समय खानपुर गांव में खड़े हुए हैं और इस गांव में करीब 800 एकड़ में धान की खेती की जाती है। इस गांव को हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा अडॉप्ट किया गया 2 साल पहले और हम जब यहाँ सर्वे करने आए तो मुझे ये मालूम पड़ा कि इस गांव में सभी लोग आग लगाते हैं। बर्निंग की सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है। इस गांव को अडॉप्ट किया हमने, यहाँ पर मेले लगाए, प्रोग्राम किए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए और हमने यहाँ पर गांव में मशीनें छोड़ रखी हैं जैसे रोटावेटर है, हैप्पी सीडर है, मोल्ड प्लाऊ है, जीरो टिल्डल है और ये सारी मशीनों को हमने गांव में किसानों को बताया, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि आप आग नहीं लगाएंगे। आग लगाने से क्या होता है कि हमारे जो ज़मीन में पोषक तत्व है, 1 टन पराली है, 1 टन पराली में करीब 5.5 किलोग्राम जो हमारी नाइट्रोजन नष्ट हो जाती है, करीब 2.5 किलोग्राम फास्फोरस नष्ट हो जाता है और 25 किलोग्राम पोटाश नष्ट हो जाता है और 400 किलोग्राम ऑर्गेनिक कार्बन नष्ट हो जाता है। जबकि आप जानते हैं कि 1 हेक्टर में करीब 6 टन के आसपास पराली निकलती है। तो जब इन किसानों को मैंने ये बताया कि इससे ये लाभ हैं, इसको आग न लगाएं, हमारे मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये इन्होंने पानी भर रखा है। इसकी धान की कटाई कब करते हैं ये, इसमें पानी भी भरा हुआ है। तो ये जो कम्बाइन आ रही है, चेन वाली कम्बाइन आ रही है, चेन वाली कम्बाइन से ये पानी भरे खेत में कटाई कर लेते हैं और उसके बाद रोटावेटर से इसको जो है जुताई कर देते हैं। रोटावेटर हम जानते हैं
इनको ये थोड़ा जानकारी कम थी, पता नहीं कितने दिन में ये गलेगा, तो अमूमन इसको 3 या 4 सप्ताह, बहुत अच्छा, अगर अच्छा पानी है भरा हुआ तो 3 सप्ताह लगते हैं। 3 सप्ताह में ये पूरी पराली आपकी जल जाती है। और इसके बाद हमने इनको बताया है कि इसको बीच में एक बार पलट दें, तो जिससे जो ऊपर की है वो नीचे आ जाएगी और ये पूरा आपका पराली इसमें मिल जाएगी। इस समय इसमें ये पानी भरा हुआ है और ये मशीन ट्रैक्टर चल रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये पूरी तरह गल जाएगी, सड़ जाएगी और इसमें ऑर्गेनिक कार्बन बनेगा। प्रॉपर मॉइस्चर पे ये लोग इसको पलट के अच्छी तरह से लाइन सोइंग करते हैं। मैं ये बता दूं, अब तक इस गांव में आधी पराली जल जाती थी, आज तक 1 एकड़ यानी 1 प्लांट भी आग नहीं लगाई गई है। तो ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा का और ICAR का जो डायरेक्शन है या भारत सरकार का जो निर्देशन है, उस पर ये किसान बात मान रहे हैं और पराली प्रबंधन कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने धान की पराली को खेतों में मिलाने की तकनीक विकसित की है, जिसमें धान की पराली की कुतरन व बिखरन के लिए पराली वाला चॉपर मल्चर का उपयोग किया जा सकता है। इस मशीन में 40 से 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। ये मशीन एक दिन में 6 से 8 एकड़ पराली को कुतर सकती है। इसके बाद काटी गई पराली को 2 तरीकों से खेत में मिलाया जा सकता है। हमारे ये संपूर्ण भारत से ये भक्त लोग आते हैं, स्वयं सेवक लगभग 800 की संख्या में, 200 ट्रैक्टर ट्राली, 4 बेलर मशीन, 6 बेलर मशीन है इस समय, एक ग्रिपलर है, रीपर हैं, कटर हैं। हम लोग इस तरह से संसाधन धीरे धीरे इकट्ठा किए हैं पिछले 17 सालों से। 17 सालों से ये 17वां साल है हमारा, और इस तरह से लगभग 20 बैंक बनते हैं जो आप देख रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि जब तक हम किसान के खेत में देखते हैं कि ये चारा जो है, हम इसको चारा ही बोलते हैं पराली को, ये जला दिया जाता है। जब या न जले तो किसान को हटाना ज़रूरी है, अगर हटाएगा नहीं तो फसल बो नहीं पाएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा, हमारे विशेष करके हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री युगल किशोर जी महाराज और पूज्य श्री हमारे बड़े महाराज जी, हम लोग ये कार्य कर रहे हैं मिल कर के, और सबका सहयोग है इसमें। ये नहीं है कि हमारा कोई व्यक्तिगत है, लेकिन ये पुनीत कार्य इतना अच्छा चल रहा है कि इसका उद्देश्य है कि कोई भी गाय भूखी न रहे, और अगर गाय के पेट में ये पराली पहुंच जाती है तो गाय का कोई नुकसान भी नहीं होता है। इससे दूध, दही, घी, मक्खन, पर्यावरण और ऑर्गेनिक खेती करने के लिए गोबर, गौमूत्र, सब चीज़ की इसी चीज़ से जो समस्या है वो समाधान हो जा रहा है। और एक बड़ी बात है कि इसका उद्देश्य है कि अगर इस बात को सरकार समझ जाए तो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पराली जला दी जाती है वो लगभग 1 लाख गायों की पूरे साल का भोजन जला दिया जाता है। यानी अगर पराली का ठीक से प्रबंधन कर दिया जाए तो 1 लाख गाय, यानी 1 लाख गाय मतलब 4 लाख लीटर दूध पर डे की वृद्धि हो जाएगी। 8 लाख किलो गोबर पर डे रोज़ मिल जाएगा। और जो पर्यावरण आदि में लाभ होगा वो तो हमसे ज़्यादा आपके साइंटिस्ट लोग हैं, जानते हैं। किसान ऑलरेडी पराली को लेके परेशान है, वो हटाएगा नहीं तो गेहूं नहीं बो पाएगा। तो हमारे श्री जुगल किशोर महाराज जी और पूज्य श्री बड़े महाराज जी, श्री कृष्ण बाबा महाराज जी, क्या निर्देशन हुआ कि अगर हम लोग ये खेतों में किसानों से निवेदन करें कि आप लोग हमें पराली दे दीजिए, तो लोगों ने सहयोग किया। फिर हमारे महाराज जी और सब जो भक्त लोग हैं उनसे निवेदन किया गया कि आप अनंत यज्ञ के समान है, आप थोड़ा सहयोग कर दें तो गौ माता का पेट भर जाएगा। आपको पैसा नहीं देना है, शरीर से सेवा कर दीजिए। तो ये लोग अपना अपना घर द्वार छोड़ कर के आते हैं, 1 महीना सेवा करते हैं, और सेवा करने के बाद बड़े प्रसन्नता से आप देख रहे हैं जयकारा लगाते रहते हैं, बड़े प्रेम से सेवा करते हैं। सेवा करने के बाद ये इसको कटिंग करके दूसरा चरण गौशाला में पहुंचा देते हैं। जगह जगह हम लोग ये खेत को किराए पे ले लेते हैं, कहीं 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, जहाँ जिस तरह से बैंक पराली होती है उस तरह का, और फिर उसको कटिंग करके गौशालाओं में पहुंचा देते हैं। वहाँ हम जहाँ पर इकट्ठा करते हैं इसको हम गौचारा बैंक बोलते हैं। जब गायें खाती हैं इनको तो गेहूं के भूसा खाने के अपेक्षा इससे उनका दूध उत्पादन बढ़ जाता है, दूध की देने की कैपेसिटी बढ़ जाती है।
देखिए, पराली का मुद्दा काफ़ी पुराना है। आपको याद होगा पन्नगर में डॉक्टर M.G. जैक्सन आए थे 1963-65, तब उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था कि हमारे किसान क्यों अपनी पराली को जला रहे हैं, कि इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए तब से उन्होंने भी काफ़ी वर्क किया, हमारे यहाँ भी काफ़ी वर्क हुआ है इसमें। और गेहूं के भूसे में ये अंतर है कि इसमें जो प्रोटीन परसेंट है वो करीब 5% होती है और करीब 50% ये डाइजेस्ट होता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा तो सिलिका जो है वो करीब 10-12% है, जबकि भूसे में हमारा जो गेहूं का है 5 से 6% रहता है। दूसरा, इसमें फॉस्फोरस की मात्रा कम है। तीसरा, इसमें कैल्शियम तो प्रचुर मात्रा में, लेकिन क्योंकि सिलिका ज़्यादा है वो पशु को मिल नहीं पाता। इस कारण से किसान हमारा गेहूं के भूसे को प्रेफर करता है इससे राइस एक्स्ट्रा के मुकाबले। तो इसके कई सारे सलूशन हैं। पहला सलूशन ये है कि हम जो ये हमारी पराली है इसको थोड़े समय भिगो दें, तो उससे लगभग 10% डायमीटर का लॉस होता है, लेकिन जितने भी ये सिलिका है ये निकल जाता है और कैल्शियम की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा, भिगोने से ये फ़ायदा होता है कि डाइजेस्टिबिलिटी भी इसकी बढ़ जाती है। तीसरी चीज़, जो कैल्शियम की कमी होती है उसको हम बाहर से कैल्शियम और फॉस्फोरस, अगर हम अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर इसके साथ सप्लीमेंट करें तो हम मिनरल्स की पूर्ति कर सकते हैं। चौथी चीज़ ये है, क्योंकि प्रोटीन में कम है, हमारे पशुओं को नॉर्मल जो हमारे गाय भैंस हैं 8 से 12% का चारा चाहिए, इतनी प्रोटीन चाहिए, इसमें 5-6% है। तो उसको बढ़ाने के लिए इसको हम दूसरे हरे चारे जैसे बरसीम अभी आएगा, रिजका आएगा, इसमें मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आराम से किसान इसको इस्तेमाल कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। बस ये है कि हमें थोड़ा सा मिनरल सप्लीमेंटेशन और एक हरे चारे के साथ इसको मिक्स करके देंगे तो गुणवत्ता इसकी इम्प्रूव हो जाएगी। इसी के साथ आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।